नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्नाटका का फैसला। मैं हूं नगमा और मेरे साथ मेरी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। कर्नाटक में ये साफ है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और इस चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई है, बल्कि जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा। और बहुत जो जेडीएस को उम्मीद थी कि शायद उसका कोई रोल यहां पर हो, वो भी साफ है कि अब कोई जगह जेडीएस की भी नहीं बची है। जल्द ही विधायक दल की बैठक होगी और माना जा रहा है कि ये बैठक कल हो सकती है। अब लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दो ताकतवर नेता कांग्रेस के पास हैं और उनके बीच में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा। क्या डिप्टी सीएम कोई बनेगा? तो सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों में से कौन बनेगा मुख्यमंत्री, फिलहाल सवाल ये है। वोटों की गिनती होने से पहले ही दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में ढोल बजने लगे। फिर भांगड़ा भी हुआ। मगर कर्नाटक के नेता सतर्क थे। शुरुआती बढ़त के बावजूद सिद्धारमैया ने चुप्पी साधे रखी। जब बढ़त कुछ और पक्की हुई तो उन्होंने पहली बार मुस्कुराते हुए विक्ट्री चिन्ह बनाया। उधर डीके शिवकुमार अपनी बालकनी से हाथ हिलाते नजर आए। कुछ देर बाद शुरू हुआ बयानों का सिलसिला। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को जीत का श्रेय दिया। I credit my party cadres and all my leaders. They have worked hard. People have exposed faith in us. The leaders have supported us. It is a collective leadership, and we have jointly worked. I have said in the beginning, joining together is the beginning. On the day I took the oath, thinking together is the progress, working together is the success. That is what I said on the day. It's a big victory to Congress party. The people of Karnataka wanted a change. हालांकि इस जीत के पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव था। एक तरफ जातिगत गोलबंदी कर उन्होंने बीजेपी का किला तोड़ा और दूसरी तरफ बजरंग दल पर पाबंदी की बात उठाकर अल्पसंख्यक वोटों को जेडीएस से छीना। इस जीत को उन्होंने 2024 का इशारा बताया। आज का चुनाव और आज का जीत ये जनता का जीत है और जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है। कांग्रेस के लिए बेशक ये जीत एक बड़ा बूस्टर है, लेकिन चुनौती अब कर्नाटक की एकता बनाए रखने की है। राहत की बात यही है कि ये जीत इतनी बड़ी है कि मध्य प्रदेश की तरह के भीतरघात या राजस्थान की तरह के टकराव का अंदेशा कम है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जमकर मेहनत की और समीकरण कुछ ऐसे बैठे कि जबरदस्त जीत हासिल हुई। इस जीत के साथ देश का राजनीतिक नक्शा भी कुछ बदला है। तो ये जो बड़ी जीत हुई है यहाँ पर कांग्रेस की, उसके बाद ये सवाल है कि इससे कांग्रेस ने क्या सीखा है। अभी कुछ और राज्यों में भी चुनाव हैं। क्या इस जीत का असर लोकसभा चुनावों पे नजर आएगा? क्या इसका असर दूसरे चुनावों में, राज्यों के चुनावों में भी नजर आएगा? और क्या नरेंद्र मोदी के अलावा भी कोई चेहरा उभरेगा? कर्नाटक में नतीजे आ रहे थे, तभी शिमला में प्रियंका गांधी पूजा कर रही थीं। कर्नाटक में अगर किसी एक नेता ने सबसे ज्यादा पसीना बहाया तो वो प्रियंका गांधी रहीं। उन्होंने कर्नाटक में कुल 35 रैलियों और रोड शो में हिस्सा लिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी ज्यादा। राहुल ने उनके मुकाबले करीब आधी रैलियां की। लेकिन ये जीत कांग्रेस के नए नेतृत्व के समीकरण की जीत है। खड़गे, प्रियंका और राहुल की तिकड़ी ने मिलकर इसे मुमकिन किया है कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी। हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी।
इस जीत के साथ देश का सियासी नक्शा कुछ बदला है। अब बीजेपी के पास कुल 9 राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा हैं, जबकि 6 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन में है। 4 राज्यों कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अकेले कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु, बिहार, झारखंड में कांग्रेस गठबंधन में है। इसके अलावा ओडिशा में बीजेडी, तेलंगाना में बीआरएस, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी और मिजोरम और केरल में लेफ्ट की सरकारें हैं। लेकिन राज्यों के इस नक्शे की शक्ल 2024 के चुनाव में क्या होगी? उत्साहित कांग्रेस इसे बीजेपी के पराभव की शुरुआत बता रही है। देखिए, ये तो कर्नाटक की जनता की जीत है, ये कर्नाटक के कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारी लीडरशिप की जीत है। तो मैं सेंट्रल लीडरशिप को भी बधाई देता हूं कि लगातार वहां समय भी दिए और मुद्दों को उठाया, जनता के मुद्दे को उठाया और जनता उनसे जुड़े भी। मगर इस उम्मीद की राह में कई सवाल हैं। राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा? नीतीश और ममता का बीजेपी विरोधी मोर्चा कितना मजबूत हो पाता है? यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी का दबदबा कैसे टूटेगा? महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी टिका रहेगा या नहीं? बिहार में लालू नीतीश की जोड़ी क्या बीजेपी को रोक पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जगह कौन? क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में अभी तक नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर नेता कोई दूसरा नजर नहीं आता। उनकी अपील समीकरण बदलने वाली साबित हुई है। ठीक है कि हिमाचल में ये अपील नहीं चली और न राजस्थान में, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में फिर यही वोटर मोदी की ओर नहीं मुड़ेंगे? क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के वोटिंग पैटर्न अलग अलग होते हैं। लोग भले ही विधानसभा में कांग्रेस को वोट दें, लोकसभा के लिए उनकी पसंद के रूप में पीएम मोदी पहले नंबर पर हैं। कांग्रेस और विपक्ष को पीएम की इस छवि की भी काट खोजनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कर्नाटका चुनाव के नतीजों का अंदाज बहुत हद तक एनडीटीवी, लोकनीति, सीएसडीएस के सर्वे, पब्लिक ओपिनियन ने लगाया था। नतीजे बताते हैं कि सर्वे काफी सटीक था। किस नेता पर जताया था लोगों ने ज्यादा भरोसा, किन मुद्दों पर वोट डालने का मन बनाया था। और एक नजर डालते हैं कर्नाटक चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का वोट शेयर पिछले चुनाव के मुकाबले लगभग बराबर ही है, लेकिन कुर्सी चली गई है। कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उसका बहुत हद तक अंदाजा एनडीटीवी, लोकनीति, सीएसडीएस के सर्वे, पब्लिक ओपिनियन ने लगाया था। नमस्कार, पब्लिक ओपिनियन में आपका स्वागत है। तो ये नाम नहीं पढ़ा गया और लोगों ने स्वयं इतने परसेंट लोगों ने अलग अलग व्यक्तियों का नाम लिया, जो भी आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। 1 और 2 मई 2023 को प्रसारित पब्लिक ओपिनियन में हमने दिखाया था कि कैसे सर्वे में शामिल होने वाले 67% गरीब तबके के लोग चाहते हैं कि सरकार बदले। इसी तरह 58% निम्न मध्यम वर्ग, 52% मध्यम वर्ग और 49% अमीर चाहते हैं कि सरकार बदले। एनडीटीवी, लोकनीति, सीएसडीएस सर्वे से पता चला था कि कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में 61% लोग बोम्बई सरकार से नाखुश हैं। वहीं शहरी इलाकों में भी 50% लोग सरकार से खुश नहीं हैं। सर्वे में ये भी निकल कर आया था कि कांग्रेस नेता सिद्धारमैया बतौर सीएम 40% लोगों की पहली पसंद हैं, जबकि सिर्फ 22% लोग बोम्बई को सीएम चाहते हैं। कर्नाटक के वोटर का मूड क्या है, इसका अंदाजा हमारे सर्वे में इस सवाल से भी लग रहा था। हमने पूछा था कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है। सबसे ज्यादा 28% लोगों ने कहा था बेरोजगारी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था गरीबी। 25% लोगों ने कहा था कि गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। कर्नाटक की बोम्बई सरकार और केंद्र सरकार के काम से कितने लोग संतुष्ट हैं? हमारे सर्वे में सिर्फ 27% लोगों ने कहा था कि वो राज्य सरकार के काम से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। 36% लोगों ने कहा था कि कुछ हद तक संतुष्ट हैं।
13% लोगों ने कहा था कि कुछ हद तक असंतुष्ट है और 19% लोगों ने कहा था कि पूरी तरह से असंतुष्ट है। हालांकि इसी सर्वे में ये सामने आया था कि 42% लोग केंद्र सरकार के काम से कुछ हद तक संतुष्ट हैं और 24% लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इस तरह से 66% लोग केंद्र के काम से नाखुश नहीं हैं। बता दें कि पब्लिक ओपिनियन एनडीटीवी का एक खास कार्यक्रम है जिसमें हम अलग अलग मुद्दों पर पब्लिक ओपिनियन को जानने की कोशिश करते हैं। इसी की पहली कड़ी था कर्नाटक चुनाव से पहले जनता का मूड जानने के लिए ये सर्वे। कर्नाटक चुनाव के नतीजों से साफ है कि हमारा सर्वे सटीक था। कर्नाटक की जीत का सेहरा कांग्रेस पार्टी भले ही राहुल गांधी के सिर बांधे, लेकिन एक शख्स है जिसने राज्य में चुनाव से जुड़े हर सिरे को संभाले रखा। वो शख्स हैं कांग्रेस के नॉन गांधी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। 80 साल की उम्र में कांग्रेस के सबसे बुरे दौर में उन्होंने कमान संभाली है। खुद के राज्य में तो जीत मिली है, लेकिन अब 2024 मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक बड़ी चुनौती है। अपने राज्य में कांग्रेस की शानदार जीत। ये विक्ट्री जनता जनार्दन विक्ट्री। मल्लिकार्जुन खड़गे के ताज में एक और नगीना, जिन्होंने पिछले साल ही कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। पिछले 25 साल में पहली बार गांधी परिवार के बाहर के किसी शख्स ने अध्यक्ष का पद संभाला है, और वो भी उस वक्त जब पार्टी अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर ये सम्मान देने के लिए आप सबका हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूं। एक अहम जीत जिसने इतने पुराने दल में नई जान भरी है, और वो भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों और अगले साल के लोकसभा चुनावों से पहले। कांग्रेस के इस बुजुर्ग नेता ने जब अध्यक्ष का पद संभाला तो राजनीति के जानकारों और उनके राजनीतिक विरोधियों ने कहा था कि वो गांधी परिवार के रबर स्टैंप से ज्यादा कुछ बन पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन अपने राज्य के चुनाव नतीजों से काफी कुछ बदल दिया है। कांग्रेस की 2024 की रणनीति में कर्नाटक अहम है। यहां की जीत से विपक्षी एकता की कोशिशों में कांग्रेस का दम भी बढ़ेगा। कर्नाटक विधानसभा के लिए लगातार 9 बार चुने जाने का उनका रिकॉर्ड है। 2 बार लोकसभा के लिए भी वो चुने गए। सोलिलाडा सरदार कहा जाता है, यानी ऐसा योद्धा जो कभी नहीं हारा। कर्नाटक चुनावों में 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने एकदम आगे आकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने तकरीबन 50 चुनाव रैलियां की। अपने 2 सहयोगियों सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार को साथ लाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस के इस योद्धा ने एक अहम लड़ाई जीती है, लेकिन उनके सामने असली चुनौती कामयाबी की इसी पटकथा को 2024 में फिर लिखने की होगी, जब उनके सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी होगी। भले ही कर्नाटक में बीजेपी के हाथ मायूसी लगी हो, लेकिन यूपी के निकाय चुनाव में बीजेपी के जबरदस्त प्रदर्शन ने बीजेपी को खुश होने का मौका दे दिया है। तो बीजेपी ने यूपी नगर निगम की सभी 17 सीटें जीत ली हैं। यूपी की जीत का सेहरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सर सजा है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। कर्नाटक में मायूस बीजेपी यूपी में बेहद खुश नजर आई। अमूमन तल्ख तेवर दिखाने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुराकर कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से मिलने यूपी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। नो कर्फ्यू, नो दंगा,
यूपी में सब चंगा है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के निकाय चुनावों में ताबड़तोड़ 50 रैलियां की थी। यूपी में चंगा है ना। नतीजा रहा कि बीजेपी ने नगर निगम में सपा, बसपा और कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। बीजेपी ने नगर निगम के अलावा नगर पालिका और नगर पंचायत में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया। नगर निगम में जहां बीजेपी ने 17 की 17 सीटें जीती, तो नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी के 98 जीते, सपा के 39, बीएसपी के 18, कांग्रेस के 4 और अन्य के खाते में 40 गए। नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो बीजेपी 193, समाजवादी पार्टी 88, बसपा 42, कांग्रेस 6 और निर्दलीय 177 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। वहीं विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव भी हुए। मिर्जापुर की 96 से भी बीजेपी जीती और रामपुर की स्वार सीट से भी बीजेपी ने बाजी मारी। दिलचस्प रहा कि बीजेपी के 7 मुस्लिम पार्षद उम्मीदवार भी चुनाव जीतकर आए हैं। यूपी निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोला। आम आदमी पार्टी के 9 चेयरमैन प्रत्याशी चुनाव जीतकर आए हैं। यूपी निकाय चुनावों के नतीजों पर सपा प्रमुख ने तो प्रतिक्रिया नहीं दी, पर उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी की हार पर ट्वीट कर जरूर बीजेपी पर तंज कस दिया। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में भी कद और बढ़ गया है। दिलचस्प रहा कि मुस्लिम वोटों का जबरदस्त बंटवारा देखने को मिला, जो कि विधानसभा चुनाव में सपा को मिला था। क्या ये निकाय चुनाव के नतीजे और मुस्लिम वोटों में हुआ जबरदस्त बंटवारा लोकसभा के लिए सपा और कांग्रेस को साथ ला पाएंगे? दिल्ली में सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन और लखनऊ में राजेश गुप्ता और विनीत के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी ने जालंधर लोकसभा सीट पर जबरदस्त जीत दर्ज की है। 1999 से ये सीट लगातार कांग्रेस जीत रही थी, लेकिन इस बार आम आदमी ने ये सीट जीती है। इसके साथ ही लोकसभा में आम आदमी पार्टी का खाता फिर से खुल गया है। हमारे संवाददाता शरद शर्मा बता रहे हैं कि आखिर ये एक सीट जीतना आपके लिए अहम क्यों है। आम आदमी पार्टी का लोकसभा में खाता खुला तो केजरीवाल ने ये उम्मीद जताई। आखिर आम आदमी पार्टी ने सबको चौंकाते हुए जालंधर लोकसभा उपचुनाव जीत लिया और 24 साल पुराना कांग्रेस का किला ध्वस्त कर दिया। 1999 से ये सीट लगातार कांग्रेस जीत रही थी। आप उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू ने कांग्रेस उम्मीदवार करमजीत कौर चौधरी को 58,691 वोटों से हराया। शिरोमणि अकाली दल तीसरे नंबर पर और बीजेपी चौथे नंबर पर रही। कांग्रेस सांसद संतोष चौधरी के निधन से सीट खाली हुई थी। कांग्रेस ने दिवंगत सांसद की पत्नी को उम्मीदवार बनाकर सहानुभूति लहर की उम्मीद की, लेकिन आप भारी पड़ गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का घर होते हुए भी बीते साल संगरूर जैसी सीट बेहद मजबूत स्थिति में भी आम आदमी पार्टी हार गई थी, लेकिन जालंधर में कमजोर आंके जाने के बाद भी पार्टी सीट जीत गई। एक ही फैक्टर था, वो था काम। पिछले 1 साल के अंदर मान साहब के नेतृत्व में पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, वो काम अपने आप में बोलता है। हर क्षेत्र के अंदर बिजली फ्री हो गई, बिजली के पावर कट लगने बंद हो गए। कोई सोच नहीं सकता था पहले 7-7, 8-8 घंटे के, साल भर पहले पंजाब में पावर कट लगते थे। अब पावर कट नहीं लगते पंजाब के अंदर। बिजली ठीक हो गई, अब मोहल्ला क्लिनिक बनने चालू हो गए। सबसे बड़ी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर जो कहते थे इनसे संभलेगा नहीं, बॉर्डर स्टेट है इनसे संभलेगा नहीं, अब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल स्टेबल हो गया वहाँ पे। हर इलेक्शन का सिनेरियो अलग अलग होता है, तो संगरूर में जो लोगों ने फैसला किया वो भी हम सर माथे पे लिया,
वहाँ क्या कमियां रहीं, क्या हम नहीं कर पाए, उनसे सीखा, तो आज हम उन कमियों को दूर करके जलंधर में काम जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत अहम था। लोकसभा में पार्टी का खाता खोलना था। पंजाब में सरकार बनते ही संगरूर सीट हारने से पैदा हुई नकारात्मकता को दूर करना था। 14 महीने में पंजाब में आप सरकार की गवर्नेंस कैसी रही, इसका सकारात्मक संदेश देना था। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की गिरफ्तारी के एपिसोड के बाद जनता में क्या संदेश था, ये देखना और दिखाना था। आप सरकार के मंत्रियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और गिरफ्तारी के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना था। इसलिए आम आदमी पार्टी ने संगरूर की गलतियों से सीखा। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 8 दिन जालंधर में डेरा डाले रहे। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने भी 3 दिन जालंधर में रोड शो किया। तब जाकर जालंधर की जनता ने आम आदमी पार्टी को उम्मीद की किरण दिखाई। हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। हर चुनाव कुछ ना कुछ कहता और संदेश देता है। अगर आम आदमी पार्टी जालंधर लोकसभा चुनाव हार जाती तो विपक्ष आम आदमी पार्टी को ये कह के घेरता कि लगातार 2 उपचुनाव हारने का मतलब ये है कि भले ही बीते साल आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ पंजाब में अपनी सरकार बनाई हो, लेकिन जनता उसके बाद से उनको नकार रही है। लेकिन अब क्योंकि आम आदमी पार्टी जालंधर लोकसभा उपचुनाव जीत गई है, तो आम आदमी पार्टी इसको ये कह के प्रचारित करेगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों पर ये जनता की मोहर है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।